So we'll go ahead with next question, that is 22. An electron of mass m and a photon have same energy E. तो इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का एनर्जी आपको सेम दिया है. द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम इज. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. व्हाट दे आर टेलिंग यू इज दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन आर सेम. और इलेक्ट्रॉन का मास m बोला है, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और फोटोन की एनर्जी सेम है. रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम इज. तो दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. कैसे सॉल्व करोगे? व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी? h upon under root of 2me. What is wavelength of photon in terms of energy? Okay. hc by lambda. So what is wavelength? hc by e. E is hc by lambda, so lambda is hc by e. hc by e. h cancel. दिस इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा e बाई सी और ये डिनोमिनेटर नीचे आएगा ना, तो अंडर रूट ऑफ 2me. तो व्हाट आई विल डू इस e को भी रूट के अंदर ले जाता हूँ, तो 1 बाई सी अंडर रूट ऑफ e स्क्वायर अपॉन 2me. एक ही कैंसिल, क्योंकि दोनों का e सेम था. और मैंने इधर h लिख दिया गलती से. आई शुड हैव रिटन एज e, सॉरी फॉर दिस. सो ये आ गया, दोनों का एनर्जी सेम. So what you have is this 1 by c under root of e by 2m. कहाँ पे है? 1 by c under root of e by 2m. Option number C. Done. Next question. When a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V by 4. The threshold wavelength for the metallic surface is. अब इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले सॉल्व किया है, बट ठीक है, रिपीट भी हुआ तो वी विल डू इट. तो ऐसा है कि आपके पास वेवलेंथ के दो वैल्यूज है. पहले केस में जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, दूसरे केस में इट इज ट्वाइस 2 लैम्डा. पहले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल था v, दूसरे केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल इन्होंने बोला है v by 4, 1/4 हो गया. आपको पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और क्या मेटालिक सरफेस सेम होने की वजह से स्टॉपिंग सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वर्क फंक्शन क्या है, सेम है. तो यू रिमेंबर EV इक्वल टू hc by lambda माइनस द वर्क फंक्शन. याद नहीं? EV0 इक्वल टू hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन 50. तो दो केसेस हैं, तो दो केसेस में दो इक्वेशन ऐसा आएगा. अब यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे पहली चीज जो नहीं करनी है दैट इज सब्ट्रैक्ट. क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे तो वर्क फंक्शन हो जाएगा कैंसिल, और वर्क फंक्शन कैंसिल हो गया तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहाँ से मिलेगा फिर? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहाँ से आता है? वर्क फंक्शन से आता है. तो क्या करो, डिवाइड कर लो. जस्ट डिवाइड दीज टू. इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर लो, तो यू विल गेट v1 by v2 इक्वल टू hc by lambda 1 माइनस द वर्क फंक्शन अपॉन hc by lambda 2 माइनस द वर्क फंक्शन. v1 की वैल्यू v है और v2 की वैल्यू v by 4 है, इक्वल टू hc by lambda 1 दिस lambda माइनस वर्क फंक्शन अपॉन hc by lambda 2. lambda 2 की वैल्यू 2 lambda दिया हुआ है, तो 2 lambda माइनस द वर्क फंक्शन. यहाँ पे v और v हो गया कैंसल, तो ये आ गया आपका सिर्फ 4. तो देयरफॉर यू हैव 4 इक्वल टू hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन अपॉन hc by ट्वाइस lambda माइनस द वर्क फंक्शन. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 4 hc by 2 lambda माइनस 4 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन, 4 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन इक्वल टू hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन. ये 2 टाइम्स है, दिस इज 2. ये यहाँ पे आया, 2 में से 1 गया, तो कितना बचा? hc by lambda बराबर. दिस यू टेक इट देयर, तो 4 में से 1 गया तो 3. बराबर. गुड. तो ये आ गया hc by 3 lambda, और ये वर्क फंक्शन होता है hc by lambda 0. ऐसे होता है ना. तो क्या हो गया,
What is threshold wavelength? So therefore you have threshold wavelength as 3 lambda. Therefore you get threshold wavelength as 3 times of wavelength. Option B. चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और बाय द वे इस टाइप के क्वेश्चन ये जेई नीट सीईटी तीनों में आए हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट टाइप। और ये वाला क्वेश्चन भी सेम तीनों टाइप के एग्जाम में आया है और शायद हमारा रिपीट भी हुआ। देख लेते हैं। Photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2. तो पहले wavelength lambda था, उसके बाद कितना था? Lambda by 2. If the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron in the second case में maximum kinetic energy is 3 times of the first case. तो Ke2 is 3 times of Ke1. The work function of the surface of the material is. तो आपको वर्क फंक्शन पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो अलग अलग वेवलेंथ की बात हो रही है। पहले केस में वेवलेंथ था लैम्डा, दूसरे केस में वेवलेंथ था लैम्डा बाई 2। तो जो दो केसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए उसका जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो वो दिया है। मतलब आपको बोला है सेकंड केस का जो काइनेटिक एनर्जी है इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट केस। मतलब बेसिकली रेशियो ही दिया है। हुआ क्या इस टाइप का क्वेश्चन हमारा पहले सॉल्व? यस। हाँ तो फिर रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो फिर ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट दैट यू नो नाउ इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? फिर इसके बाद हम लोग काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखते हैं फ्रॉम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यू नो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ? hc by lambda माइनस द वर्क फंक्शन। ऐसे ही है ना? तो ke2 तो यहाँ पे भी 2 और ke1 तो hc by lambda 1 माइनस द वर्क फंक्शन। तो इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। तो ke2 अपॉन ke1 इक्वल्स टू hc by lambda 2। lambda 2 is lambda by 2, तो ये आ गया 2 lambda by 2 माइनस वर्क फंक्शन। तो ये था आपका hc by lambda by 2 माइनस वर्क फंक्शन। और ये तो ऐसे आएगा hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन। तो hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन। अब ये रेशियो तुम्हारे पास 3 है, 3। तो इसको से 3 लिखो और सॉल्व करो। therefore from 1 and 2 from equation number 1 and 2 from 1 and 2 kinetic energy of 2 by 1 is 3। ये 2 hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन, ये hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन। तो 3 hc by lambda माइनस 3 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन इक्वल टू 2 hc by lambda माइनस द वर्क फंक्शन। ये इधर आया, 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। और ये 3 उधर गया, 3 में से 1 गया तो 2, तो आ गया वर्क फंक्शन। हाउ मच इज द वर्क फंक्शन? hc by 2 lambda। So therefore work function is hc by 2 lambda। सिंपल। कहाँ पे है सर? ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़ा सा, नॉट मच। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल विद वर्क फंक्शन ऑफ 2.28 eV। तो वी हैव अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ हाउ मच? 500 nanometer। इट इज इंसिडेंट ऑन a surface of metal with work function of 2.28 eV. The de Broglie wavelength of the emitted photoelectron is de Broglie wavelength of emitted photoelectron। तो सबसे पहले फोटोन हैज सफिशिएंट एनर्जी टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नहीं तो फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बोला ही नहीं होता। मतलब ये तो पक्का है कि जो फोटोन के पास एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। इसका मतलब ये भी हो गया कि जो फोटोन का एनर्जी बच गया दैट विल अपीयर एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ इट इज मूविंग विद दैट काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो मतलब तुमको काइनेटिक एनर्जी मिल सकता है इलेक्ट्रॉन का। तो अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पता है तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालते हो? h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले केस से आपको फाइंड करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो काइनेटिक एनर्जी आपको यूज करना पड़ेगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए। जिनको अभी भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ही समझेगा। मैं वापस एक बार बताता हूँ। ये एक सरफेस है,
इस सरफेस पे फोटॉन्स आए, फोटॉन्स इंसिडेंट हुए, कितने वेवलेंथ के फोटॉन्स थे? 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट लाइट होता है वो बेसिकली। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में जो एनर्जी लग गया वो था वर्क फंक्शन, इसके पास जो एनर्जी था वो था एच सी बाय लैम्डा, तो ये तुम फाइंड कर सकते हो एच सी बाय लैम्डा। ओके, तो दिस इज व्हाट यू कैन कैलकुलेट। उसमें से वर्क फंक्शन इज द एनर्जी विच इज यूज्ड, और जो बचा वो है काइनेटिक एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन इट इज मूविंग विद दिस काइनेटिक एनर्जी, तो व्हेन इट इज मूविंग, इसका पूछा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे फाइंड करते हो? h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इनटू एनर्जी, कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, और वो काइनेटिक एनर्जी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो। डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैलकुलेशन में गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जूल में चाहिए, इधर वर्क फंक्शन ईवी में दिया है, तो तुमको पहले ईवी को जूल में कन्वर्ट करना है। तो पहला, सबसे पहला केस वन में हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाएंगे, which is kinetic energy equals to hc by lambda minus the work function। hc by 500 नैनोमीटर, वैसे hc की वैल्यू तुमको पता है 19.89 into 10 raised to minus 26। वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, मतलब 5 into 10 raised to minus 7। वर्क फंक्शन दिया था 2.28, लेकिन 2.28 ईवी में है, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1.6 into 10 raised to minus 19, ये minus 26, ये minus 7, मतलब ये minus 19, ये minus 19 वो आ गया कॉमन, ठीक है। अब 19.89 डिवाइड बाय 5 कैसे करना? अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं, वैसे अलाउड नहीं होता, पर एनीवेज नीचे 5 है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, 19 का डबल 38, 0.89 का डबल, व्हाट इज 89 का डबल? फास्ट होना चाहिए कुछ, यू आर टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। 178, तो 0.89 का डबल 1.78, 19 का डबल 38, 19 का डबल 38 और 1.78, तो कितना हो गया? 39.78 डिवाइड बाई 10, मतलब 3.978, तो 3.978 आता है कि नहीं देख लेना है, दिस इज 3.978। तो दिस इज चेक 19.89 डिवाइड बाई 5, 3.978, तो ये है 3.978। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अब वो मल्टीप्लिकेशन में तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, 2.28 इंटू 1.6, 2.28 इंटू 1.6, 3.648, 3.648। अब 3.978 में से 3.648 माइनस कर लो, 3.978, कितना आ गया? 0.33, 0.33। वैसे तो डायरेक्ट भी जाता हो, तो 0.33 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 जूल, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जूल। ये हो गया केस वन। अभी केस टू, अब ये जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है, तो द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, तो दे हैव एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ अंडर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये आ गया h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो अभी देखा हमने कितना आया 0.33 इंटू कितना 10 रेज़ टू माइनस 19। ये हो गया तुम्हारा टोटल 10 रेज़ टू माइनस 50, 10 रेज़ टू माइनस 50, 10 रेज़ टू माइनस 50 का रूट 10 रेज़ टू माइनस 25 और ऊपर माइनस 34, तो 10 रेज़ टू माइनस 34 और 10 रेज़ टू माइनस 25 और 10 रेज़ टू माइनस 9, 10 रेज़ टू माइनस 9 के आसपास आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, गुड, वेरी गुड, गुड गुड। देन इसको कैलकुलेट कर लो अब, 2 इंटू 9.1 इंटू 0.33, 2 इंटू 9.1 इंटू 0.33, 6.006 का रूट 2.45 और ऊपर 6.63 था, तो 6.6 डिवाइडेड बाय 2.45, 2.70, मतलब 2.70 समथिंग समथिंग इंटू 10 रेज़ टू 9 मीटर, बराबर, पक्का, गुड। तो अब इन्होंने बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 2.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 9, लेस देन इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 12 वाले तो आने नहीं वाले,
ना ये आएगा ना ये आएगा, इन दोनों में से ए कि डी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमने मतलब अभी क्वेश्चन था कि ए और डी में से कौन सा, वैल्यू देख के तुमको लगेगा कि आंसर डी आना चाहिए, ऐसा लग सकता है। बट एक बात मेरे को बताओ, ये जो तुमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया, वाज इट नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी? So this is maximum value of kinetic energy, which means that is the minimum energy, that is the minimum value of wavelength. वो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम कम से कम इतना आएगा, कम से कम मतलब इससे ज़्यादा होगा, मतलब इससे ज़्यादा होगा। क्योंकि वो मिनिमम वैल्यू थी ना, दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। तो आंसर ये आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the kinetic energy of the particle is increased to 16 times the previous value, the percentage change in the de Broglie wavelength of the particle is। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दो और शॉर्टकट देखेंगे हम लोग। आपको बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज्ड टू 16 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, मतलब आपको बेसिकली E2/E1 का रेशियो दिया हुआ है 16, और आपको पूछा व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द de Broglie wavelength ऑफ द पार्टिकल। You should remember percentage change in any physical quantity. It is always the final value minus the initial value upon initial value into 100। ठीक, अभी इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा अलग फॉर्म में लिखूंगा। इसको मैं लिखने वाला हूँ, आई विल राइट दिस एज λ2/λ1 minus λ1/λ1 is 1 into 100। I'll call this as equation number 1। This is percentage change in de Broglie wavelength। अभी जो de Broglie wavelength है वो एनर्जी के साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है। इफ यू रिमेम्बर अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में √2m e, तो wavelength is inversely related to square root of e, मतलब λ2/λ1 is √E1/E2, और जो E1/E2 है ये कितना है 1/16, कितना है ये 1/16, 1/16 का रूट होता है 1/4। गुड, तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from 1 and 2 you have percentage change in wavelength λ1 λ2/λ1 कितना आया 1/4, 1/4 में से एक गया तो -3/4, तो -3/4 मतलब बेसिकली 75%। तो 75% से डिक्रीज हो गया, होना भी चाहिए था, एनर्जी बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा, इनवर्स रिलेशन है, 75% इज द चेंज। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अगला क्वेश्चन है तो वैसे सिंपल, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, और वो भी PYQ है, इट इज PYQ ऑफ नीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ lambda e of an electron and lambda p of a photon of same energy are related by। अगर याद है आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ पे यही था, एनर्जी सेम है, इफ यू रिमेम्बर कहीं तो क्वेश्चन सॉल्व किया ना आज हमने, समवेयर वी हैव सॉल्व। ये देखो देखो क्या क्या सॉल्व हमने, यस। तो यू सी द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैम्डा e by लैम्डा p, 1/c अंडर रूट ऑफ e by। तो अभी ऐसा है कि कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा, तो कंफ्यूजन कैसा था देखते हैं। अब अगर वो पिछला याद होगा, पिछला वाला, तो वहाँ पे आपको लैम्डा e by लैम्डा ph इक्वल टू मिला 1/c अंडर रूट ऑफ e by 2m, बराबर। अभी आप ऐसा बोल सकते हो कि एनर्जी सेम है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, पूरा ही कांस्टेंट है, तो यू कैन से कि लैम्डा e इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ph, है ना, बराबर। वो दिया भी है, दिया है, लेकिन लेकिन ऑप्शन भी दिया है, लेकिन आंसर में ऑप्शन भी नहीं है, आंसर में कोई और ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो आई वुड वांट कि फर्स्ट ट्राई शुड कम फ्रॉम योर साइड एंड यू शुड टेल मी द आंसर। ये देखो ना, ये तुमको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करते हैं। क्या बोला है, वेवलेंथ लैम्डा ई ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा पी ऑफ फोटोन हैव सेम एनर्जी, राइट, और इनका रिलेशन बताओ। तो सबसे पहले यू शुड स्टार्ट बाय एनर्जी सेम दिया ना, एनर्जी सेम दिया,
So you should start by energy of photon first. Energy of photon, as you know, is hc by lambda. And to find out energy of electron, you have h upon under root of 2m e. This is energy of electron. So when I square this, I get lambda e square h square upon 2m e. So energy of electron equals to h square upon 2m lambda e का square. This is what I should get. बराबर? ये था इक्वेशन नंबर 1, ये था इक्वेशन नंबर 2. इसका ये फोटोन का है तो उसको P बोल देता हूँ, PH बोल देता हूँ इससे. अभी इन्होंने गिवन कंडीशन के हिसाब से बोला हुआ है कि एनर्जी ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम. तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc by lambda photon and this is h square upon 2m lambda e square. h square by 2m कांस्टेंट है, hc कांस्टेंट है, मतलब 1 by lambda photon is proportional to 1 by वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर. बराबर, मतलब आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी. तो लैम्डा ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ई का स्क्वायर. ऑप्शन नंबर सी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. इट इज अ नाइस क्वेश्चन, सिंपल बट नाइस. अभी इसको मैं नाइस क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाया था. अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है वो होता है 12.28 अपॉन अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम. लेकिन न्यूट्रॉन को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सीलरेट कर नहीं सकते, लेकिन न्यूट्रॉन को हम लोग टेम्परेचर की हेल्प से, हीट की हेल्प से एनर्जी दे सकते हैं, थर्मल एनर्जी. तो अगर मैं न्यूट्रॉन को थर्मल एनर्जी दे रहा हूँ, राइट, तो मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ. जैसे वहाँ पे तुमने पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ लाया था, तुम न्यूट्रॉन के लिए टेम्परेचर के टर्म में लाओगे और ये फिर जनरल फॉर्मूला बन जाएगा. तुम कहीं भी चाहो न्यूट्रॉन के लिए यूज कर सकते हो फॉर अ गिवन टेम्परेचर. डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T is. तो ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक बनता है इससे. तो एज यू रिमेंबर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकल इज h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इनटू एनर्जी. यहाँ पे जो एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी है, और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो 3/2 kBT. हमने ऑलरेडी सॉल्व किया इस टाइप का क्वेश्चन. न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के लिए व्हाट इज एनर्जी? 3/2 kBT थर्मल एनर्जी. तो व्हाट इज वेवलेंथ? h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m 3/2 kBT. ये हो गया कैंसल. तो व्हाट इज वेवलेंथ? h अपॉन 3m kBT का रूट. याद है क्या? ये हमने कल तो सॉल्व किया, लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन था ये. अभी इसी के आगे अगर हम यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे और h की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दे, 6.63 into 10 raised to minus 34. What is mass of neutron? 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. What is Boltzmann constant? 1.38 into 10 raised to minus 23. Okay, very good. 1.38 into 10 raised to minus 23 into t. Into t. पक्का? Good, good. Sure. पक्का. अब इसको जब कैलकुलेट करना है आपको, जस्ट कैलकुलेट. दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट दो, बट ठीक है, रफली करना तो कर सकते हो. इसको 1.4 मान लो. 1.4 into 3 is 14. 3 का कितना होता है? 42. 4.2. 4.2 into 1.6. छोड़ो, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, रूट लेना पड़ेगा हमको वैसे भी. तो यू हैव 3 into 1.67 into 1.38. इसका रूट 2.629 मतलब 2.63. तो 2.629 ऊपर है 6.63 डिवाइडेड बाय 2.629 कितना आ गया? 2.52. 2.52 याद रखना नंबर. 2.52 याद रखना, ठीक. 2.52. तो ये 2.52 हो गया. ये 10 रेज़ टू कितना है? 10 रेज़ टू minus 50. तो ऊपर ये पूरा सॉल्व करके 2.52 था ना, ये 2.52.
2.52 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन रूट ऑफ टी और 10⁻⁻25। क्यों? क्योंकि -50 है, उसका रूट कितना -25, ऊपर गया तो 10⁻⁻9 अपॉन रूट टी। नैनोमीटर में लिखोगे तो 2.52 अपॉन रूट टी नैनोमीटर, और अगर एंगस्ट्रॉन्ग में लिखोगे एंगस्ट्रॉन्ग में, तो एंगस्ट्रॉन्ग में लिखने के लिए एक डेसिमल और तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर एंगस्ट्रॉन्ग में लिखना है तो यू विल हैव दिस एज 0.252 इंटू 10⁻⁻10। अरे 10⁻⁻, तो कितना लिखेंगे 25.2 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन रूट ऑफ टी, तो 25.2 बाय रूट टी एंगस्ट्रॉम। अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो ऐसा आना चाहिए। तो सबसे नियरेस्ट कौन है? ऑप्शन डी है। तो नियरेस्ट ऑप्शन डी है, तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन डी द नियरेस्ट वन। बट तो अभी याद ही रख लो ये फॉर्मूला डायरेक्ट, तो डायरेक्ट याद रहेगा तो अच्छा है। सिर्फ 1 मिनट ये कैलकुलेशन मैं एक बार वेरीफाई कर रहा हूँ वापस से। 3 इंटू 1.67 इंटू 1.38, ठीक है, इसका रूट 2.62 था, मैंने शायद 52 से डिवाइड किया, देख लेते हैं। लिखो तो कहीं पे 2.629 बराबर, तो 6.63 डिवाइड बाय 2.629, नहीं बराबर है, अपना कैलकुलेशन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो यहाँ पे, इज अ गुड क्वेश्चन। और 200 watt sodium street lamp emits yellow light of wavelength 0.6 micrometer. Assuming it to be 25% efficient in converting electrical energy to light, the number of photons of yellow light it emits per second is. तो बेसिकली तुमको पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second, मतलब नंबर ऑफ photons per unit time, n by t. Remember how we find out n by t? नहीं याद है, तुमको याद नहीं है। पावर इज टोटल एनर्जी अपॉन टाइम, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। इसको मैं पी बोल रहा हूँ, तो याद रखना है, पी हमको बाद में देखना है वापस। टोटल एनर्जी कितना होता है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, hc बाय लैम्डा, राइट। एक फोटोन का hc बाय लैम्डा, तो n की कितना, n hc बाय लैम्डा, ये हो गया टोटल एनर्जी इनटू अपॉन टी है वो, बराबर, क्योंकि हमको पावर दिया हुआ है। अब नहीं लिखना बंद करो, यहाँ ध्यान दो, n बाई टी इज लैम्डा बाय एच सी इंटू पी। पी कितना है 200 वाट, नहीं है 200 वाट, 200 वाट नहीं है। इन्होंने बोला 25% इफिशियंट है, मतलब 200 वाट में से 25% कन्वर्ट होने वाला है पावर में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होने वाला है किसमें, फोटॉन्स में। तो ये जो पी है 25%, रिमेंबर वो जो पावर तुमको दिया है ना, यू रिमेंबर व्हाट इज एफिशिएंसी, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। तो ये पी, ये पावर आउटपुट की बात चल रही है, ये आउटपुट पावर है पी, और ये जो है ये पी डैश, दिस इज इनपुट पावर। तो याद रखना, मैं इसको लिख देता हूँ पी आउट बाई पी इन, और आउटपुट पावर को मैंने पी बोला है, इनपुट पावर को क्या बोल रहा हूँ, पी डैश। तो व्हाट इज पी, इट इज पी डैश इनटू ईटा, राइट। हाउ मच इज इनपुट पावर 200, व्हाट इज द एफिशिएंसी से 25%, मतलब 0.25। तो हाउ मच इज दिस 50, तो सिर्फ 50 वाट ही आउटपुट पे अपेयर होने वाला है, तो यहाँ पे वो 50 लिखना पड़ेगा, यू कैन नॉट राइट डाउन 200, तो आंसर नहीं आएगा, नहीं तो अदरवाइज। तो यू हैव n बाई टी इक्वल्स टू लैम्डा कितना था 0.6 माइक्रोमीटर, मतलब 6 × 10⁻⁷ मीटर। एच की वैल्यू कितनी होती है 19.89 into 10⁻26, ओके, व्हाट इज पावर 50। ठीक, अभी लुक एट द आंसर्स, क्योंकि आंसर्स में आसपास में कुछ नहीं है, तो आपको एक लिबर्टी मिल गया यहाँ पे कि इसको तुम लिख दोगे 20, हमारा काम आसान हो गया। गया गया 1 3 15 हो गया, आंसर खत्म।
हो गया 15 इंटू कितना 10 रेस टू प्लस 19 तो 1.5 इंटू 10 रेस टू प्लस 20 बराबर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अभी सबका ध्यान यहाँ पे, क्योंकि अगले क्वेश्चन को मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कॉन्सेप्ट चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का। अब तक हमारा वो चैप्टर बाकी है तो मुझे पहले वो बताना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड to the ground state, irradiates a photosensitive material. The stopping potential is measured to be 3.57 volt. The threshold frequency of the material is। सबसे पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, तो पहले आ जाते हैं हम लोग। लेट अस ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के सेंटर पे होता है न्यूक्लियस। एक्चुअली न्यूक्लियस तो कुछ होता नहीं है, एक प्रोटॉन होता है, सो न्यूक्लियस बोल रहे हैं हम लोग, बिकॉज देयर इज ओनली वन प्रोटॉन। तो ठीक है, एनीवेज देयर इज अ प्रोटॉन inside the nucleus, okay, then you have this kind of shells, orbits, और हाइड्रोजन में आई नो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, आई ऑलरेडी नो दिस। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में जब होगा तो वो फर्स्ट स्टेट में होगा n इक्वल टू 1, तो इसको बोलते हैं n इक्वल टू 1 स्टेट, ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को कहीं से थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए, तो ये जाता है हायर एनर्जी स्टेट्स पे ना। वो कौन से स्टेट में जाएगा वो डिपेंड करता है तो एनर्जी कितना होगा। तो लेट अस से वो अपने मतलब जहां पे वो था फर्स्ट ऑर्बिट से नेक्स्ट ऑर्बिट पे गया विच इज 2 बराबर। इसको मैं बोल सकता हूँ लेट अस से n2, ये n1 इक्वल टू 1 था ग्राउंड स्टेट, ये है n2। गुड। अब जब वो कौन इलेक्ट्रॉन जब वो अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा तो it will emit energy equivalent to the difference of energy of the electron in the two orbits, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, राइट। तो जब वो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी साथ में ला नहीं सकता, इट हैज़ टू इमिट। तो यहाँ पे होता है फोटोन का इमिशन, और दिस इज हाउ विजिबल लाइट इज प्रोड्यूस्ड। गुड। तो वो जो एनर्जी इमिट होगा दैट इज डेल्टा ई, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एच नू, मतलब एच सी बाई लैम्डा। और ये जो एनर्जी है इट इज बेसिकली E2 माइनस E1। ये आपका बोहर्स का पोस्टुलेट है, वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो एनीवेज तो अब बात करेंगे हम। अभी फिलहाल तुमको क्या पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इन एनी nth ऑर्बिट इज -13.6 बाय n स्क्वायर eV। तो सेकेंड ऑर्बिट में E2 इज -13.6 बाय 2 स्क्वायर, और फर्स्ट ऑर्बिट में इट इज -13.6 बाय 1 स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है। गुड। अब ये जो फोटोन अपने हायर एनर्जी स्टेट से मतलब सेकेंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड मतलब n इक्वल टू 3 बराबर। तो जब वो अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया तो उसने इतना एनर्जी रिलीज किया E2 माइनस E1। तो डेल्टा E इक्वल टू E2 कितना है -13.6 बाई 4, 2 स्क्वायर मतलब 4, माइनस E1 तो माइनस ऑफ माइनस 13.6 बाय 1 मतलब दिस इज बेसिकली 13.6 ओनली, वो ठीक है। गुड। तो यह आ गया आपका 13.6 1 माइनस 1 बाय 4 मतलब 3/4। तो 3/4 ऑफ 13.6, यू नो हाउ मच इज दैट? अरे इतना टाइम, व्हाट इज 4 3 जा 12, 3.4, दिस इज 1 and 3.4, व्हाट इज 3.4 into 3? 34 3 जा 33 जा। अरे आई एम एक्सपेक्टिंग सम क्विक आंसर्स। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3.4 जा 1.2, तो 10.2, दैट इज एनर्जी। और इतना एनर्जी किस पे जाके इंसिडेंट हुआ? एक फोटो सेंसिटिव सरफेस पे।
और हमने क्या मेजर किया, क्या मेजर किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बराबर। और हमको क्या पूछा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो अब इसके आगे यूज करना पड़ेगा फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। याद है क्या, EV0 इक्वल्स टू व्हाट, एच न्यू। ये एच न्यू मतलब ये माइनस द वर्क फंक्शन। और क्या पूछा है तुमको, क्या पूछा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज वर्क फंक्शन, एच नो जीरो। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, कितना है, 3.57। तो 3.57 ई इक्वल टू एच नो, ये भी ईवी में है 10.2, मतलब ये बेसिकली ईवी में है, दिस इज एन ईवी, ये भी ईवी माइनस एच नो जीरो। तो व्हाट इज एच नो जीरो, 10.2 में से 3.57 माइनस कर लो, तो व्हाट इज नो जीरो, अच्छा ये ईवी में है, हाँ भूलना नहीं ये ईवी में है, तो इसको पहले जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10.2 माइनस 3.57, 6.63, क्या नंबर है, एक्सेलेंट, 6.63 ईवी। अरे यार तुम्हारी मदद करने के लिए दिया है तुमको, कितने हेल्पफुल, जिसने भी क्वेश्चन बनाया, सो कंसिडरेट अबाउट स्टूडेंट्स का सिचुएशन इन एग्जाम, तो वेरी गुड, थैंक यू सो मच, वी शुड थैंक। तो अभी ये ईवी आ गया, ईवी, ईवी को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जल्दी बता, जल्दी बता। 1.6 × 10⁻⁻, और एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 × 10⁻34, 6.63 हो गया कैंसल, तो 1.6 × 10⁻15 hertz is the threshold, 1.6 × 10⁻15। Next question. Two radiations of photon energy is 1 eV and 2.5 eV successively illuminate a photosensitive metallic surface of work function 0.5 eV. The ratio of maximum speeds of the emitted electrons is. Simple question है, थोड़ा सा सिर्फ आप क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देना। आपको किसका रेशो पूछना है, मैक्सिमम स्पीड्स का, किसका, मैक्सिमम स्पीड। याद है क्या, वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/m एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस द वर्क फंक्शन, नहीं यार, kinetic energy of the electron, maximum kinetic energy of the electron is h nu, which is photon energy minus the work function, half m v max square। दो स्टेप में मैं आंसर करके दे सकता था, लेकिन आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद है, तो थोड़ा सा अगर ये याद होता, ये तुमको अगर याद होता, मतलब बेसिकली तुमको अगर ये फॉर्मूला याद होता, अंडर रूट ऑफ 2/m h nu माइनस द वर्क फंक्शन, तो तुम्हारे ही स्टेप्स कम होने वाले थे, इफ यू रिमेम्बर दिस। अब इन्होंने रेशो ऑफ स्पीड पूछा है, स्पीड पूछा ना, रेशो ऑफ स्पीड पूछा ना इन्होंने, पूछा कैसा, ठीक, मैक्सिमम स्पीड का रेशो पूछा है ना ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। देखो m कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो Vmax है इट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ फोटोन एनर्जी माइनस द वर्क फंक्शन, बस। तो V1/V2 इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जो फोटोन की एनर्जी, चलो h1 बोल देता हूँ, पहला केस का फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन अपॉन सेकंड केस का माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन सेम है क्योंकि सरफेस सेम है। पहले केस में 1 था, 1 में से 0.5 गया, दूसरे में 2.5 में से 0.5 गया, हाँ क्या, यस। तो ये 0.5 और ये 2, 0.5 और 2 मतलब 1/4, मतलब 1/4 का रूट 1/2। तो मैंने बोला दो स्टेप का आंसर था, ये स्टेप 1 है, बाकी ओरल कैलकुलेशन है स्टेप 2 है, 1/2, 1:2। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The threshold frequency of a photosensitive metal is 3.3 into 10⁻14 hertz. If light of frequency 8.2 into 10⁻14 hertz is incident on this metal plate, the cutoff voltage
कट ऑफ वोल्टेज का स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, इट्स सो सिंपल क्वेश्चन। क्या पूछा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या पूछा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। यू नो EV जीरो इक्वल्स टू H नो माइनस H नो जीरो, हाँ कि ना? यस, वर्क फंक्शन इज बेसिकली H नो जीरो। तो ऐसा करता हूँ, H कॉमन निकाल लेता हूँ, चलता है क्या? चलता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? H by E नो माइनस नो जीरो। What is H value? 6.63 into 10 raised to minus 34. Okay. And E तो पता ही होता है तुमको, 1.6 into 10 raised to minus 19. और ऊपर से नियरली पूछा है, तो ठीक है, गुड फॉर अस। What is the incident frequency? 8.2. What is the threshold frequency? 3.3. I know 10 raised to 14 है, मुझे पता है, वो कॉमन निकाल लिया मैंने। 10 raised to 14 is taken out to be common. अब देखो ऐसा है, ये 34 और ये 14, माइनस 34 प्लस 14 कितना? माइनस 20, नीचे माइनस 19, तो ऊपर कितना बचा? माइनस 1। कितना बचा? माइनस 1। 6.63 इंटू समथिंग समथिंग इंटू 10 रेज़ टू माइनस 1 अपॉन 1.6। व्हाट इज 8.2 माइनस 3.3? 4.9। 4.9। वेरी गुड, गुड नंबर्स फॉर अस। क्यों? या तो 1 जा 4 जा, या तो 1 जा 3 जा, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। इफ यू वांट टू डू दिस, ओके। ये ज़्यादा आसान पड़ता है क्योंकि दिस इज 5, दिस इज 4, 5 4 जा 20, 20 into 10 raised to minus 1 is 2 volt, nearly 2 volt. अगला क्वेश्चन, a source S1 is producing 10 raised to 15 photons per second of wavelength 5000 angstrom. Another source S2 is producing 1.02 into 10 raised to 15 photons per second of wavelength 5100 angstrom. Then power of S2 अपॉन पावर ऑफ S1 इज इक्वल टू, पावर का रेशियो पूछा है आपको। तो आई वुड फर्स्ट वांट टू नो व्हाट इज पावर, एनर्जी अपॉन टाइम। तो आपको पूछा है पावर ऑफ S2 मतलब P2 बाय P1, दैट इज एनर्जी E2 बाय T, एनर्जी E1 बाय T। T हो गया कैंसल। तो पावर का रेशियो मतलब बेसिकली एनर्जी का रेशियो, अगर आप बोलो तो। नहीं तो एक काम करना, वैसे भी तुमको नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड दिया हुआ है, पर सेकंड। तो अब मैं शॉर्टकट्स मार सकता हूँ बहुत सारे, बट मैं नहीं मार रहा हूँ। तो ये आ जाएगा आपका N1 नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉर द फर्स्ट केस। व्हाट इज एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन? hc by lambda 1 अपॉन t। और दूसरा क्या आएगा? N2 hc by lambda 2 और यहाँ पे t, बराबर। तुमको ये और ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू। तो टी कैंसिल मत कर देना, आप HC कैंसिल कर दो, बराबर। तो ये N1 बाई टी कितना दिया हुआ है? हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटॉन्स? 10 raised to 15। हाँ, बराबर। गलत लिखा ना मैंने, आई रिटन रॉन्ग, क्योंकि ये रेशियो देखो P2 बाई P1, तो P2 बाई P1 आएगा तो फिर ऐसे आएगा। अभी ठीक है, नाउ इट इज ओके, बराबर। P2 बाई P1 है ना। व्हाट इज P2? 1.02। N2 by T2, what is N2 by T2? 1.02 into 10 raised to कितना? 15। और N1 by T1 मतलब N1 by T 10 raised to 15। ये डिनोमिनेटर में था तो ये ऊपर गया, हाँ कि ना? हाँ। 10 raised to 15 कैंसिल हुआ कि ना? हुआ। आंसर बना आएगा, क्यों बना आएगा बताता हूँ। ये 1.02, what is lambda 1? 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है? 1500 एंगस्ट्रॉम रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ओके, इट इज ओके। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो गया, 50 by 51। व्हाट इज, हाउ मच इज दिस? कितना है? ये 51 होता है ये, क्योंकि देखो जीरो इसको दे दोगे 10.2 into 5, 10.2 into 5 is 51, तो 51 by 51 that is basically 1, ऑप्शन है। अभी क्वेश्चन नंबर 34, 35 विल बी असाइनमेंट, और 35 का अभी मैंने एक टाइप लिया था, वही सेम टाइप, और यहाँ तो तुमको बता भी दिया उन्होंने, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 36 आई वांट टू टेक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये थ्योरी बेस्ड है, बट
बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन आई वांट यू टू रिमेंबर, हमने जब वेरिएशन, इफ यू रिमेंबर वी हैव सीन इफेक्ट ऑफ, याद है क्या, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हमने कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल प्लॉट किया था, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल प्लॉट किया था यहाँ पे हम लोगों ने। और यहाँ पे प्लॉट किया था फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो वी हैव प्लॉटेड लाइक फोटोइलेक्ट्रिक करंट हियर, फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो अगर मैं, जब मैं कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को वेरी कर रहा हूँ तो मैं इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहा हूँ, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी केप्ट कांस्टेंट। तो अगर आपको याद होगा तो उस केस में ना ऐसा ग्राफ आता है। फिर हमने क्या बोला था कि चलो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन अब सेम सेम एक्सपेरिमेंट एक हायर इंटेंसिटी पे रिपीट करते हैं, हायर इंटेंसिटी। तो उस केस में ऐसा था, राइट। फिर हमने बोला कि चलो और एक बार ऐसा करते हैं, फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हैं लेकिन हायर इंटेंसिटी। तो यहाँ पे जो ये पहला इंटेंसिटी था, ये पहला इंटेंसिटी वाज I1, पहला इंटेंसिटी वाज I1, दूसरा इंटेंसिटी वाज I2 और तीसरा इंटेंसिटी इज I3। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इज दैट कि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो तो फ्रीक्वेंसी सेम होती है, इंटेंसिटीज अलग अलग होती है। फिर हमने क्या किया था, हमने सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया था, सेम चीज हमने की, बट दिस टाइम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। तो हम वापस से फोटोइलेक्ट्रिक करंट को प्लॉट करेंगे वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। ओके, तो अभी भी ये सेम ही है, इट्स द सेम थिंग, एक्सिस तो सेम है, एक्सिस आर सेम। सिर्फ हमने क्या किया, हमने पहली बार एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया फर्स्ट टाइम में हमको ऐसा एक ग्राफ मिला, समथिंग लाइक दैट। तो पहली बार हमको ऐसा एक ग्राफ मिला, थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको मैं, ऐसा एक ग्राफ मिला, दिस इज एट सम फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इंटेंसिटी सेम रख के अलग फ्रीक्वेंसी पे पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे, हायर फ्रीक्वेंसी पे। तो जब तुम हायर फ्रीक्वेंसी पे रिपीट करते हो ना, तो आपको याद होना चाहिए ये ग्राफ ऐसा आता है, राइट। अगर मैं और एक हायर फ्रीक्वेंसी पे रिपीट करूंगा तो ऐसा आएगा। तो जितना फ्रीक्वेंसी हायर है, ये दूसरी है, उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज तब होता है जब तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, ठीक। सैचुरेशन सेम रहता है। यहाँ पे जब आप इंटेंसिटी चेंज करते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन सैचुरेशन करंट हायर जाता है। और जब फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो सैचुरेशन सेम होता है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती है। अगर इतना पता है तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। द फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल। एनोड पोटेंशियल मतलब कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। और याद होगा ये साइड एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल होता है, वहां पे रिटार्डिंग होता है। फॉर अ फोटोसेंसिटिव सरफेस फॉर तीन डिफरेंट रेडिएशन, which of the following is a correct statement? Statement A, स्टेटमेंट ए, कर्व्स ए एंड बी, पहले देख लो कर्व्स ए एंड बी, कर्व्स एंड बी, ए एंड बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है, यस। तो फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी अलग अलग है। रिप्रेजेंट इंस्टेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, यस, बट डिफरेंट इंटेंसिटीज, यस। तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है, बराबर है ना। तो हमारा तो आंसर सीधा सीधा पहला ही स्टेटमेंट आ गया, 36 का आंसर ए होना चाहिए, ए है, पहला ही करेक्ट आ गया। डन, गुड। So that is the end of this chapter.